हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से 5G ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, हमने कल बात की थी अब एसिड के बारे में कि एसिड किस प्रकार का होता है, किस पदार्थ के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि जो बेस जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो बेस के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप सभी लगभग तैयार हो जाएं कि जिससे अपन क्या है आगे की क्लास क्या इसके कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि पिछली जो क्लास है वो हमने अपडेट कर दी है। ठीक है, वो आ भी चुकी होगी चैनल के ऊपर, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं पर बात करेंगे अपन आज किसकी, बेस की बात करेंगे। तो बेस क्या चीज है, कहाँ पर किसके अंदर बेस पाया जाता है, यानी क्षार किसके अंदर पाया जाता है, तो इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन लगभग चलते हैं अपन पॉइंट की तरफ। देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ आपको कि कल जो एक पॉइंट रह गया था इंडिकेटर्स के अंदर, जिसके अंदर बात करें ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स जिसको बोलते हैं, इसको गंधीय सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, ये पॉइंट रह गया था, है ना। तो गंधीय सूचक किसे कहते हैं? हो सकता है कि गंधीय सूचक के बारे में भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो गंधीय सूचक किसे कहेंगे? नॉर्मल सी बात है कि जो कोई भी ऐसा पदार्थ है जो अम्ल और क्षार में डालने पर उसकी गंध क्या हो जाए? बदल जाए। यानी कि किसी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल और क्षार में रखने पर क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो इस प्रकार के सूचक क्या कहलाएंगे? गंधीय सूचक कहलाएंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि गंधीय सूचक के अंदर क्या चीज आएगी यहाँ पर कि किसके अंदर? अम्ल और क्षार। अम्ल है इसमें रखने पर, क्षार में रखने पर, क्षार में रखने पर गंध क्या हो जाती है? बदल जाती है। गंध बदल जाती है। तो वे पदार्थ, यानी कि कोई भी पदार्थ है, वे पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो है जिनको अम्ल और क्षार में रखने पर क्या हो जाती है? उनकी गंध क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के थ्रू अपन ले सकते हैं कि जैसे बात करें लौंग का तेल। ठीक है, लौंग जो है वो आ गया, प्याज आ गया। ठीक है, वेनिला जो आइसक्रीम में मिलाई जाती है, वेनिला का रस मान सकते हैं आप, वेनिला का जूस जो है, रस जो है, ये तीनों जो है ये किस प्रकार के हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, यानी कि गंधीय सूचक है। तो देखो, गंधीय सूचक का मतलब सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि किस पर डिपेंड कर रहा है? गंध पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप किसी भी पदार्थ के अंदर, जैसे मान लो आपने लौंग को लिया या प्याज को लिया या वेनिला का रस लिया, तो आप जैसे इसको इसके अंदर डालोगे, अम्ल या क्षार के अंदर, किसी भी इन तीनों में से किसी के अंदर भी, दोनों में से किसी में अंदर डाल दोगे, तो इनकी जो गंध जो है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। और जैसे ही गंध बदलेगी तो हम बता सकते हैं कि ये वाला जो सॉल्यूशन जो है वो बेस है और ये वाला सॉल्यूशन क्या है? एसिड है। तो अम्ल और क्षार की प्रकृति का पता कैसे चलता है? उनकी गंध बदलने से पता चलता है। तो इस प्रकार के सूचक है जिनकी गंध अम्ल और क्षार में रखने पर बदल जाए, वो कौन से कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज पता चल चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जिसके बारे में हमने देखा था, जो हमारा आज का जो मेन पॉइंट जो है, जिसको बोलते हैं बेस, क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। अब बेस क्या चीज है? बेस वाला वो वाला नहीं है कि आप ये सोच लो कि बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज है। बेस का मतलब क्या है? देखिए, बेस का अगर नॉर्मली अगर बात करें तो जैसे आपने साबुन देखी होगी ना, साबुन सभी यूज करते होंगे, तो साबुन के अंदर क्या होता है? बेस होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो साबुन को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, इसको अपन कास्टिक सोडा बोलते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके रीड के अंदर, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर जरूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा जो है 10th क्लास के लेवल का है, तो वो 10th क्लास का लेवल का जो बच्चा है वो भी इस वीडियो को देख सकता है ना। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा जो कि एग्जाम के अंदर आपके सीधे सीधे डायरेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपन क्षार की। क्षार क्या चीज है? तो देखिए, क्षार जो है वो क्या है, ये सबसे पहले अगर बात करें कि क्षार क्या चीज होता है। देखो, क्षार जो है वो क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद क्या होता है? कड़वा। और वही जोड़ के पढ़े किसको? एसिड को जोड़ के पढ़े तो उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इनका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है। क्लियर? अब दूसरी बात है, अगर आप इनको स्पर्श करोगे, छुओगे, टच करोगे इनको,
तो आपको चिकने दिखेंगे। साबुन जैसे क्या लगते हैं, चिकने लगते हैं, ये चिकने होते हैं, लाइक ये सोप साबुन की तरह क्या होते हैं, चिकने होते हैं। ये इनकी मेन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो साबुन की तरह क्या होंगे, चिकने होंगे। दूसरी बात स्वाद में कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं, ये भी चीज आपको पता है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी तो इनकी आ चुकी है। तीसरी एक बात करें, अपन बात करना चाहिए तो तीसरी जो बात है वो ये है कि जो क्षार जो है, जब आप इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, पानी के अंदर घोलोगे, जो वाटर सॉल्यूशन जो होगा उसके अंदर ये क्या रिएक्ट करेंगे। जैसे अम्ल को हमने देखा था कि अम्ल जो वाटर के अंदर जैसे डिसॉल्व करते हैं, उनको घोलते हैं, तो वो H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। आर्नियस जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जब एसिड को आप वाटर के अंदर डाल दोगे तो H+ आयन देंगे। ये आर्नियस ने बताया था। और वहीं आर्नियस ये भी बोलते हैं कि क्षार जो है, और क्षार जो है वो जलीय विलयन में, इसमें जलीय विलयन में, यानी कि पानी में घोलने पर जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन लेते हैं। कौन सा लेते हैं, OH नेगेटिव आयन लेते हैं, OH नेगेटिव आयन लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें कि क्षार को जल में घोलने पर क्या लेंगे, OH नेगेटिव आयन लेते हैं। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो एक पॉइंट यहाँ पर निकल के आते हैं कि क्षार का स्वाद कड़वा होता है, छूने पर वो साबुन जैसे चिकने लगते हैं, और जल में घोलने पर ये क्या लेते हैं, H+ आयन। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे तो बहुत है, काफी आपके लिए, है ना। ज्यादा दिक्कत नहीं है कि क्या याद रखेंगे क्या नहीं याद रखेंगे, बस थोड़ा सा इजी में भी याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं, जैसे क्षार की अगर बात की जाए तो क्षार आपको पता है कि साबुन के अंदर प्रेजेंट होता है। साबुन के अंदर जो प्रेजेंट जो क्षार है, एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो एक क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अब क्षार जल में घोलेंगे वो आयन देगा, ये आर्नियस ने बता दिया था, और जल को अम्ल में घोलेंगे तो H+ आयन देगा, ये आर्नियस ने ये भी बताया था। उन्होंने डिफाइन किया था कि जल के अंदर H+ आयन और OH आयन जो पदार्थ देते हैं वो कौन सा क्षार है, कौन सा अम्ल है। तो जो H+ आयन दिया उनको उन्होंने एसिड बोल दिया, और जो OH नेगेटिव आयन दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दिया, उनको उन्होंने क्या बोल दिया, बेस बोल दिया। इसी की प्रॉपर्टीज के आधार पर हम एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो इसका नाम याद रखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसका, कास्टिक सोडा। नॉर्मल नाम जो इसका क्या है, कास्टिक सोडा। अपन बात करेंगे आगे इसकी, जब इसके निर्माण की, फॉर्मेशन की बात करेंगे, निर्माण की बात करेंगे, तब मैं वहां पर आपके सामने डिस्कस करूंगा कि ये कैसे बनता है। एक बात याद रखें, क्षार को कौन से होते हैं। दूसरी बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। KOH को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब इसको लिख देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दो क्षारों के बारे में हमने बात करनी है। बहुत सारे क्षार हैं, जब मैं आपको इधर वाली साइड से चलूंगा, इधर वाली साइड से जब इसके टाइप्स बनाऊंगा तो बता दूंगा। बस नॉर्मल चीज याद रखो कि जो क्षार है उसके एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा कौन सा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो एक क्षार है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये वाले कुछ एक क्षार है जिनके बारे में हमने देखा। तो सबसे पहले याद रखें, मैंने जो आपको करवाया है, सबसे पहले आप देख लेते हैं, यहाँ पर चलो लगते हैं लगे हाथ इसको देख लेते हैं। चलिए कि यहाँ अगर मैं बात करूं इसके टाइप्स की बात करता हूँ, क्षार के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेस, क्षार के प्रकार में वही कंडीशंस हैं जो आपने पहले एसिड के अंदर पढ़ी थी। तो सबसे पहले बात करें जो क्षार जो है वो एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, जिसको अपन बोलते हैं प्रबल क्षार। क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार बोलते हैं। और एक होता है वीक बेस, जिसको बोलते हैं दुर्बल क्षार। कौन सा बोलते हैं, दुर्बल क्षार। कौन सा बोलते हैं, दुर्बल क्षार। तो यहाँ पर दो प्रकार के हैं कि प्रबल क्षार और क्या है, दुर्बल क्षार है। तो प्रबल क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और इसको बोलते हैं वीक बेस। जैसे हमने अम्ल के बारे में बात की थी, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वो बात नहीं है कि आप खाना खिलाओगे, इसको पिलाओगे, नहलाओगे, धुलाओगे, तब जाकर के स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि जैसे अम्ल के अंदर बात की हमने H+ आयन जो ज्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या देगा, इसकी जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या देगा, ये देगा H+ आयन, सॉरी OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। जो OH नेगेटिव आयन ज्यादा मात्रा में देंगे, वे क्षार जो OH नेगेटिव ज्यादा मात्रा में देंगे वाटर के अंदर, वो कहलाएंगे प्रबल क्षार।
या फिर अगर दूसरी बात करें तो वेग शार्प जो क्या हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः क्या हो जाते हैं, जल में आयनित हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, पूरी कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। यानी आयनाइज्ड का मतलब है कि इस OH नेगेटिव आयन जो है वो पूर्ण तरीके से देते हैं, ज्यादा मात्रा में देते हैं। इस प्रकार की प्रॉपर्टी वाले क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। ये बात करें वीक बेस की तो ये तो आपको पता चल गया होगा, यानी कि वीक बेस का मतलब क्या है, OH नेगेटिव आयन जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या देंगे, कम मात्रा में, यानी कि पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते। तो ये भी याद रखें, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते, आयनित नहीं होते। जैसे ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने थोड़ी सी बात डिस्कस की है, ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि प्रबल क्षार क्या होता है या दुर्बल क्षार क्या होता है, ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नॉर्मल सी याद रखते यार, OH नेगेटिव जो देगा ज्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग है, OH नेगेटिव जो कम देगा वो क्या है, वीक है, बस ठीक है। बात करती है थोड़ी सी एग्जाम्पल की, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो स्ट्रॉन्ग के अंदर अगर बात करूं, स्ट्रॉन्ग के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग के अंदर एक एग्जांपल अगर बात करें तो वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, प्रबल क्षार है। और वही बात करूं एक और जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जल पूरी तरीके से नहीं होते वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो ये यहाँ इधर वाली साइड में बात करूँ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूँ मैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूँ, तो ये कैसा है, दुर्बल है, समझ में आ रही बात, दुर्बल है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये सारे के सारे जो है वो क्या है, वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं, जो पूरी तरीके से आयनित नहीं हो पाते। अब इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अपन एक नाम से और नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलूंगा इसको, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो बताइए यहाँ पर कोई समस्या है किसी को? नहीं। तो मैंने यहाँ पर बात क्या की है, मैंने यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास किया है कि क्या होते हैं बेस, व्हाट इज बेस, बेस क्या चीज होती है, के टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है। तो यहाँ पर ये सारा बताने की मैंने प्रयास किया। देखिए एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो देखिए ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स वे होते हैं जो क्या करते हैं, हम लोग शायद में रखने की उनकी गंध बदल जाती है, वो ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। जिनके अंदर टाइप्स के अंदर सॉरी एग्जांपल की बात करें तो लौंग हो गया, प्याज हो गया, वैनिला का रस हो गया, वैनिला आइसक्रीम जिससे बनती है वो हो गया, वो सारे ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में काम करते हैं। चार की बात करें तो स्वाद में कड़वे होते हैं, सुनने पर ये साबुन जैसे चिकने लगते हैं, जल में पड़ने पर ये कौन सा आयन देंगे, वो OH नेगेटिव है। दूसरी बात इधर आ जाओ, ये चार के जो टाइप्स है, प्रकार जो है इनकी बात करें तो ये दो प्रकार के नॉर्मली अगर बात करें सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक होता है वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर जो जल में H मतलब OH नेगेटिव है ज्यादा मात्रा में देंगे, और OH नेगेटिव जो कम मात्रा में देंगे वो वीक। क्लियर? चलिए इसके बाद करें एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इधर की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए यहाँ पर बात नॉर्मल सी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए यह है कि कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन से वीक बेस है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बाकी चीजें कैसी आनी है कैसे नहीं आनी, हमें जो टारगेट जो हमने लेके रखा है हमें सिर्फ वो पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहाँ से आएंगे, अब बात करेंगे, यहाँ से हमने ये चीज तो देख ली, स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, कौन सा वीक होता है, ये वाली चीजें हम देख चुके हैं। तो एक नाम आता है, जैसे हमने बात की थी कि जैसे डाइल्यूट एसिड की बात की थी, कंसंट्रेटेड एसिड की बात की थी, इसी प्रकार से एक और होता है जिनको बोलते हैं तनु क्षार। इधर की बात करेंगे तो तनु क्षार हो गए, और एक सॉरी क्षार यहाँ पर देखिए, एक होता है तनु क्षार और एक होता है शांत क्षार। वही बात है, बस चेंज हो गया, सब्सटेंस चेंज हो गया, बाकी सेम प्रॉपर्टीज है। तनु क्षार का मतलब वही है जो कल मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि तनु क्षार के अंदर जिसके अंदर जल की जो मात्रा है, जल की मात्रा जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, जल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसमें जो बेस घोलेंगे हम,
जो बेस उसके अंदर मिला है, जो क्षार उसके अंदर मिला है जल के अंदर, उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो ये याद रखें थोड़ा सा। तो इसके अंदर क्या होगी, जो बेस जो है यहाँ पर जो सॉरी हाँ बेस क्षार जो है उसकी मात्रा क्या होगी, क्षार की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्वांटिटी ऑफ बेस जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कोई समस्या, बोरिंग तो नहीं हो रही? बोरिंग क्या होगा यार, इजी सा टॉपिक है, हल्का सा, बिल्कुल, है ना। चलिए बात करते हैं, इधर आगे सांद्र की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, वही है सेम सब, यहाँ पर वहाँ पर एसिड बोल देते हैं, यहाँ पर बेस बोलना है, बस ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल की जो मात्रा है वो क्या होगी, कम होगी। जल की मात्रा जो है वो क्या होगी, कम होगी। और वही बात करें बेस की बात करें तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्षार की मात्रा, क्षार की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर डाइल्यूट की जगह आपको अगर NaOH लिखा होता है तो वहाँ पर डाइल्यूट नाम आएगा। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, तनु क्षार होगा। और जहाँ पर कंसंट्रेटेड CON लिखा होता है वहाँ पर मतलब क्या होगा, क्या होगा, सांद्र होगा। इसे चलिए ये चीजें आपको शायद मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें आपको पता चल चुकी होगी। अब अपन बात करते हैं, जैसे हमने अम्ल के जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज जो है उनके बारे में डिस्कस किया था, आज हम क्षार के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं क्षार की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, क्षार की रासायनिक, क्षार के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म किस किस के साथ रिएक्ट करके ये क्या क्या बनाता है, ये इसके रासायनिक गुणधर्म। देखिए सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं है, हमें बार बार दूसरी चीजें नहीं पढ़ेंगे। देखिए क्षार जो है, क्षार किसके साथ रिएक्ट करके, धातु के साथ रिएक्ट करके, मेटल के साथ जो क्षार क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो बनेगा क्या, वही बात है, जो एसिड के साथ बन रहा था वो इसके साथ बनेगा, जो एसिड के साथ बन रहा था वो इसके साथ बनेगा। तो ऑब्वियसली आप जान चुके होंगे, जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा और प्लस में कौन सी गैस बनेगी, H2 गैस। ये दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टीज है। जब चलो एसिड बात करूँ ना, यहाँ पर अगर मैं एसिड को भी कंपेयर करूँ मेटल के साथ, मेटल के साथ एसिड मेटल, यानी कि अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करती है तब भी क्या बनता है, सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है। यहाँ पर भी सॉल्ट बनता है और प्लस में कौन सी गैस बनती है, H2 गैस। तो दोनों में सेम प्रॉपर्टी है, चाहे एसिड है चाहे बेस है, ये चाहे हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट करे या फिर बेस के साथ रिएक्ट करे, दोनों में सेम प्रॉपर्टी है कि सॉल्ट और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये मैंने आपको बता दी, पॉप साउंड के साथ बनेगी, ये मैंने बार बार आपको बोला है, पॉप साउंड देगा, पॉप साउंड देगा, यानी कि फटफट की ध्वनि, ऐसी ध्वनि फटफट की ध्वनि के साथ जलेगी हाइड्रोजन गैस, जब इसके साथ मोमबत्ती वगैरह लेकर आएंगे तो इस प्रकार के प्रोसेस होगी। समझ में आ रही है कुछ, या ऊपर से जा रही है, समझ में तो आ रही होगी ना, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रही है ना। काला जी है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन के बगैर तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हर कोई जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा है तो कुछ एक तो गवर्नमेंट जॉब लगेंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर का भी काम करेंगे, तो जरूरी नहीं है, आपका जरूरी ये है कि आप अपने नॉलेज को कहाँ तक इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। तो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए, जहाँ तक होगा, बाकी छोड़ दीजिए अपने गोल पर, काला जी पर, जैसा होगा वो ठीक होगा। ठीक है, आपने वो मेहनत करनी है, मेहनत करना तुम्हारा काम है, बाकी लगना ना लगना वो देख ही जाएंगे, वो किस्मत पर डिपेंड करता है, पर आपको कोशिश नहीं छोड़नी है ना। अगर कोशिश करोगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई मुकाम पर आपको सफलता जरूर मिलेगी, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए, बाकी चीजें छोड़ो, कोशिश करते रहिए। ठीक है, तो सेकंड जो प्रॉपर्टी जो है हमारी, यहाँ पर बात करें तो क्षार जो एधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, एधात्विक नॉन मैट्रिक ऑक्साइड, एधात्विक ऑक्साइड, तब क्या होता है एधात्विक ऑक्साइड के साथ। तो देखिए जब क्षार जो है एधात्विक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो किस प्रकार की प्रोसेस होती है, यहाँ पर आपको ये जानने की जरूरत है कि एधात्विक ऑक्साइड के साथ ये क्या बनाएगा, सेम प्रॉपर्टीज फॉलो की यहाँ भी, कि इसके द्वारा जो बनने वाला है वो भी क्या बनेगा, सॉल्ट और क्या बनेगा, सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, जैसे उसके अंदर फॉलो हो रहा था धात्विक ऑक्साइड के साथ, तो सेम यहाँ पर सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2, यानी लवण और जल बनेगा, लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा, लवण और क्या बनेगा, जल। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आप क्या रखें, याद रखें, है ना। ज्यादा कोई केमिकल इक्वेशन लिखने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब बेस आ जाएगा, मेटल के साथ आ जाएगा तो सॉल्ट और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी।
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लास्ट के अंदर मैं जब ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा एसिड और बेस का, तो मैं बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं ना। पजल करने का पूरा प्रयास करेंगे पर हमें पजल नहीं होना है। बस आपको थोड़ा सा याद रखना, कंपेयर करके पढ़ो कि चार धातु के साथ एक करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन बेस बनती है। सेम सेम प्रॉपर्टी एसिड भी फॉलो करता है कि जब एसिड मेटल के साथ एक करता है तो सॉल्ट और क्या बनती है, हाइड्रोजन बेस बनती है। ठीक है, चलिए दूसरी बात करें, अगर क्षार जो है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ एक करेगा तो लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। और एक चीज तो आपको पता है कि वाटर सॉल्यूशन के अंदर जलीय विलेन कैसे में जलीय विलेन जो है उसके अंदर कौन सा देगा, OH नेगेटिव है। कौन सा देगा, OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव है तो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आ जाता है, ये तो सभी को पता है। बात क्लियर है। चलिए अब एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो है वो आपके लिए है, जो मैंने कल आपको बताया था कि जो वैट्रिक ऑक्साइड जो है, धात्विक ऑक्साइड की बात करते हैं, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड जो है, ये धात्विक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, कि प्रकृति कैसी होती है, वो मैं कल आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। बस थोड़ा सा कंपेयर करके बता देता हूँ कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो है इसका उल्टा है ना। इसकी प्रकृति जो है वो बेसिक होती है, क्षारीय होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि इससे क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनते हैं। इसलिए धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, बेसिक नेचर होती है धात्विक ऑक्साइड की। और यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, धात्विक ऑक्साइड। तो नॉन मेटलिक जो ऑक्साइड जो है, देखिए यहाँ पर नॉन मेटलिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ नॉन मेटलिक ऑक्साइड जिसको अधात्विक ऑक्साइड बोलते हैं, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। तो इनकी प्रकृति कैसी होगी, तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं अपोजिट होता है। तो अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति जो है वो क्या होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय। तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन जो है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन की दौर के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं पर ये चीजें भूल जाते हैं, इनकी नेचर क्या होती है। तो कई बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाता है और हम थ्योरी तो बहुत सारी पढ़ के चले जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि अधात्विक ऑक्साइड की नेचर क्या होती है। तो अधात्विक ऑक्साइड की नेचर होती है बेसिक, एसिडिक यानी कि अम्लीय होती है, और धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी स्लाइड जो है आराम से समझ में आ चुकी है ना। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मेरे साथ आपने लिख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। बात क्लियर है। तो यहां तक हमने देखा कि क्या होता है बेस के अंदर, बेस के टाइप्स कौन कौन से, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है, जो रासायनिक गुण जो है वो कौन कौन से हैं। बस आपको दो याद रखने, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। दूसरी बात अगर बात करूं मैं, ये आपको मैं बता चुका हूं कि जब बेस जो है, थोड़ी सी ध्यान रखें कि जो बेस जो है, क्षार जो है, जब आप जल में घोलोगे तो क्या देगा, क्षार को जब आप वाटर के अंदर डाल दोगे, जल में डाल दोगे तो ये क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है, OH नेगेटिव में टूटेगा। अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ में और OH नेगेटिव में टूटता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस है, तो ये टूटेगा किसमें, Na+ और OH नेगेटिव में। तो जब Na+ और OH नेगेटिव में अगर टूट रहा है, ये इसका मतलब ये प्लस और माइनस शो कर रहा है, और प्लस और माइनस शो कर रहा है, इसका मतलब क्षार का जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे तो कंडक्ट करेगा वो सॉल्यूशन ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि वहां पर हमें चार्ज चाहिए, प्लस और नेगेटिव, है ना। तो दोनों चार्ज प्रेजेंट है। ये प्रॉपर्टी हमने एसिड के अंदर देखी थी कि एसिड को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, घोलोगे, तो एसिड के अंदर क्या हो रहा था, वो एक चीज सिमिलर आ रही थी कि प्लस और नेगेटिव बन रहा था। तो निश्चित तौर पर जब आप चाहे एसिड के विलयन के अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाओ, चाहे आप क्षार के विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवाओ, तो निश्चित तौर पर विद्युत का चालन करेगा। क्यों करेगा, वो आपके सामने है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो शो कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये चाहिए, क्लियर। चलिए ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, ठीक है, बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर समानता की, कि अम्ल और क्षार के अंदर समानता क्या है। अम्ल व क्षार में समानता, सिमिलरिटी क्या है, बेस और एसिड के अंदर जो सिमिलरिटी जो है, समानता जो है वो क्या है, ये समानता क्या है। देखिए समानता का मतलब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के अंदर ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज है जो दोनों में सिमिलर है, एक जैसी,
तो यहां पर बात करें तो समानता के अंदर नॉर्मल सी एक ही चीज आपको याद रखनी है कि इनको जब जल के अंदर डिसॉल्व करोगे, जल में घुलोगे, जल में कौन, और इनको भी क्या करोगे, जल में घुलोगे, इसको एसिड और बेस दोनों को जल में घोल दो, जल में, ठीक है। तो जब आप जल के अंदर किसको डालोगे, क्षार को डालोगे, क्षार को डालोगे, और इधर बात करें तो जल के अंदर किसको डालोगे, अम्ल को डालोगे, एसिड को डालोगे, अम्ल, ये बेस और ये आपका एसिड, तो क्या होगा, तो निश्चित तौर पर ध्यान रखिए ये दोनों में सिमिलरिटी है, ये भी आयन देगा और ये आयन देगा, जो को देगा वो OH नेगेटिव आयन देगा, कौन सा आयन देगा, OH नेगेटिव आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जिसको बोलते हैं, ये आयन देगा, और निश्चित तौर पर ये भी क्या देगा, आयन देगा, जिसको अपन बोलते हैं H+ आयन, हाइड्रोजन। तो दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों ही दोनों वाटर में डालने पर क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं, आयन देते हैं, OH नेगेटिव और H+ आयन देते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि जैसे ही आप चाहे अम्ल हो, ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये कई बार मोटी मोटी बातें बन जाती हैं, क्योंकि अगर हमें नहीं आता है तो उसका मतलब बड़ी बातें होंगी। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आया और आपको उस चीज का पता ही नहीं है, छोटी बातों का पता नहीं होगा, मान लो आपके दिमाग से स्लिप हो। कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत सारी आउटसाइड का जो है ना, डीपली ज्यादा चले जाते हैं, जो बाहर जो चीजें दिख रही है ना उसको इग्नोर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं एग्जाम में वो क्लिक कर जाती है। अब हम सोचते हैं यार हमने पढ़ा तो बहुत सा डीपली पढ़ा है, फिर भी क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो क्वेश्चन की जड़ से जाने से पहले आप उसका ऊपर तक भी देखो, ऊपर से भी उसको देखो कि इसके अंदर वास्तव में क्या पूछा जा सकता है। तो जब अम्ल जो है, अम्ल हो या क्षार हो, दोनों में से कोई भी चीज हो, अम्ल हो या क्षार हो, जब आप इन दोनों को किसके अंदर डालते हो, जल के अंदर। देखो निश्चित तौर पर मैं बता देता हूं कि इनको एक साथ नहीं डाला जाता, कि चाहे अम्ल हो जल में डाल रहे हो, चाहे आप क्षार को जल में डाल रहे हो। मैं यहाँ पर अलग अलग बात कर रहा हूँ कि जब आप अम्ल को जल में डालोगे या क्षार को जल में डालोगे, तो इससे जो रिएक्शन होगी ना, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है। तो इससे जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो बाहर की तरफ, थर्मिक का मतलब ताप यानी ऊष्मा, जो बाहर की तरफ ऊष्मा निकालेगा वो अभिक्रिया होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जब आप अम्ल को जल में डालो या क्षार को जल में डालो तो एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि ऊष्मा निकलती है उससे बाहर। इसलिए जब जल के अंदर आप एसिड डाल रहे हो या फिर आप बेस डाल रहे हो, अम्ल डाल रहे हो या क्षार डाल रहे हो, तो उसको एक साथ नहीं डालते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण वो जो आप टेस्ट ट्यूब यूज कर रहे हो, जिसके अंदर ये मिला रहे हो, वो फट सकती है, आग लगने का खतरा हो सकता है, आपके हाथ चल सकते हैं, आपका जो आपने जो चीज ले रखी है वो फट सकती है। तो इसलिए धीरे धीरे उसके किनारे के सारे इधर से वाटर को हिलाते जाएंगे और ऊपर से एसिड या बेस को मिलाते जाएंगे, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि वो चीज को फाड़ सकती है जिसके अंदर आप इस नॉन को डिसॉल्व कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो धीरे धीरे इधर से वाटर को हिलाते जाएंगे, ऊपर से एसिड या बेस को मिलाते जाएंगे, तब जाकर के मिल सकता है इसके अंदर, तब जाकर के कंसंट्रेटेड या फिर सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार या तनु अम्ल या फिर तनु क्षार बनता है। ठीक है, तो जब आप अम्ल हो या क्षार हो जब जल में डालोगे तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी का मतलब आप जान चुके होंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन। अब ऊष्मा का उत्सर्जन का मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। आपने कढ़ाई देखी हो ना भाषा में, भाषा में आपने क्या देखी, कढ़ाई देखी है, जानते हो ना कढ़ाई को, है ना। जैसे नॉर्मल से बात करो, करकम एनर्जी को जैसे मान लो आप पुताई कर रहे हैं, तो पुताई कर रहे हैं उन टाइम काय करा आप उन टाइम या करा के जो भी कड़ी से की है, कड़ी आप के अंदर डालना कोई पात्र जो है, कोई भी जैसे अपन तो जैसे मान लो गड़ा के अंदर भी कदर डाल मिलाओ, तो गड़े के अंदर जब आप डालेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप वाटर के अंदर कड़ी मिलाओगे, वाटर के अंदर पानी के अंदर कड़ी डालते हैं ना, जब क्या होगा कहीं होगा, तब ये होता है कि उस पात्र से बाहर की तरफ ऊष्मा निकलती है। आप हाथ रखना, उसके ऊपर हाथ रख के देखना, आपको गर्म सी महसूस होगी, इसका मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है।
तो जब उष्मा बाहर निकल रही है, जब दो पदार्थ को आप मिला रहे हो, उससे उष्मा बाहर निकल रही है, इसका मतलब वो किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है, वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अब समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो कल लाना करें। अब घर में लार अभी कोई भी पात्र के अंदर गर्म मिलाया, अब मैं लार देख लीजिए बाहर से उष्मा निकलेगी, आप नॉर्मल सी बात है ना। ये तो प्रैक्टिकल है, देखो साइंस एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिकली देखोगे उतना ज्यादा ये ज्यादा समझ में आता है। अब सारी चीज तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। अब आप ये मान लो कि सर बहुत सारी चीजें हैं, एसिड और बेस को मिलाएंगे जाके प्रैक्टिकल होगा, आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। अदरवाइज आप घर में आग लगा दोगे, आप किसी झोपड़े में खड़े हो झोपड़े में आग लगा दोगे, आप तो देने के देने कर दोगे। सामने वाले की झुकी झोपड़ी बेचारे की छोटी मोटा किसी के घर जाके करोगे, क्योंकि घर के अंदर तो करोगे नहीं, पता है आपको, और घर में करोगे तो घर को फूक दोगे, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज भी जरूरी है कि किस तरीके से किसके साथ क्या रिएक्ट करने पर कैसा होता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये तो बेसिक सा एग्जांपल है जो आप देख सकते हो एक्सोथर्मिक किस प्रकार की रिएक्शन कैसे होती है, तो थोड़ा सा देख लेना, है ना। नॉर्मल सी कभी जब पुताई करने का मौका मिले आपको, तब आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर उष्मा बाहर निकलती है। तो जिस अभिक्रिया से जिन दो पदार्थों को मिलाने से अगर उष्मा का बाहर उत्सर्जन होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि आप अम्ल और क्षार को जल के अंदर ही घोलोगे तो धीरे धीरे मिलाना मैंने आपको बता दिया किस तरीके से, नॉर्मल सी बात है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम? तो ये सिमिलरिटी है, यहाँ पे ये सिमिलरिटी, दो सिमिलरिटी याद रखिए कि जल में डालने पर ये OH नेगेटिव देगा क्षार और अम्ल देगा H+। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं है, क्लियर है? अब सारे के सारे चीजों में बता देता हूँ। क्षार किसे कहते हैं, क्षार के बात में तो पूरे जो क्षार जो जल में नहीं घुल पाते, पूरे क्षार किसमें नहीं घुल पाते हैं, जल में नहीं घुल पाते हैं। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि पूरे जो क्षार है वो जल के अंदर नहीं घुल पाते हैं, पर जो क्षार जल में घुल जाता है उसी को हम क्षार बोलते हैं। समझ में आ रही बात कि पूरे जो क्षार जो है वो जल में नहीं घुल पाते हैं, वो जो जल में घुल जाता है, जल में घुलनशील क्षार, जल में घुलनशील क्षार जो होता है, घुलनशील क्षार वही क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है, पूरे क्षार जल में नहीं घुलते, पर जो क्षार है वो घुल जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्लियर है बात? अब आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। एक नाम आता है तनुकरण। अब तनुकरण क्या होता है, ये चीज आप देखो। तनुकरण का मतलब है कि जब आप जल के अंदर अम्ल या क्या मिलाते हो, क्षार मिलाते हो। देखिए तनुकरण का मतलब क्या है, तनुकरण ध्यान रखना, तो आपको बता रहा हूं कि जब आप जल के अंदर, जल में क्या मिलाते हो, या तो अम्ल मिलाते हो या फिर क्या मिलाते हो, क्षार। तो जब आप जल के अंदर क्या मिलाते हो, अम्ल या फिर क्या मिलाते हो, क्षार मिलाते हो, तो एक बात ध्यान से सुनना यहां से कि जब जल के अंदर अम्ल और क्षार मिलाते हो तो मिलाने के बाद में क्या होता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर, उस विलयन के अंदर प्रति इकाई आयतन, यानी कि इकाई आयतन अगर मान लें हम, जैसे मान लो ये वाला है, अब इसके अंदर पूरे में क्या है, अम्ल और क्षार मिला। मेरी बात सुन के देखना कि जब जल के अंदर चाहे अम्ल डाल दो, चाहे इस जल के अंदर क्या डाल दो, क्षार, यानी या तो क्षार का विलयन होगा या फिर अम्ल का विलयन होगा। तो उसमें प्रति इकाई आयतन, एक इकाई आयतन, जैसे मान लो मेरा ये इकाई आयतन है, ये छोटा सा आयतन है, मैं इकाई मानता हूँ कि अगर इसको पूरा 100% मान के चलूं तो मैं उसका 1% एरिया की बात कर रहा हूँ, 1% एरिया। इस पूरे कंटेनर के अंदर जो भी सॉल्यूशन है उसको अगर मैं 100% मान के चलूं तो उसमें से 1% जो हिस्सा है इसका, जिसको अपन प्रति इकाई आयतन में अगर बात करूं, तो इस प्रति इकाई आयतन में जो भी आयन्स होंगे, चाहे H+ आयन हो या OH नेगेटिव आयन हो। अगर आपने क्षार मिलाया है तो वहां पर OH नेगेटिव आयन होगा, और अगर आपने अम्ल मिलाया है तो वहां पर क्या होगा, H+ आयन होगा। ठीक है, तो तनुकरण का मतलब है कि जल में जब अम्ल और क्षार को मिलाने के बाद प्रति इकाई आयतन, यानी कि 1% की बात करें, इस पूरे 100% का 1%, तो प्रति इकाई आयतन में जो आयन की जो कमी हो जाती है, आयन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो आयनों के कमी हो जाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं तनुकरण। क्योंकि तनु के अंदर वाटर ज्यादा है, आयन कम होंगे, इसका मतलब या तो एसिड कम है या फिर बेस कम है। मैंने बताया ना तनु अम्ल क्या होता है, तनु क्षार क्या होता है। तो
तो तन नॉर्मल के अंदर क्या है, आयन की मात्रा कम है, H+ की आयन की मात्रा कम है, वही बात ये कर रहा है, सेम है, नाम बस फर्क है। तनुकरण एक प्रकार की प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि मैं बोल रहा हूं कि जब जल के अंदर अम्ल या क्षार मिलाने पर जब आयन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, आयन की क्या हो जाती है, कमी, किसमें, प्रति इकाई आयतन में। ये भी याद रखें कि प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में, इकाई आयतन का मतलब समझिए ना, 100% अगर है तो उसके अंदर 1% की बात करूं, प्रति इकाई आयतन में जब अम्ल और क्षार के आयनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आयन की कमी का मतलब समझ गए होंगे, अगर अम्ल मिला है तो H+ की कमी होगी और अगर क्षार मिला है तो OH- की कमी होगी। तो आयन की जब कमी हो जाती है, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण। हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज पूरी पूरी जो चीज है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मेरे को यहाँ ये प्रॉब्लम है, नहीं समझते ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, एक रिएक्शन की बात करता हूं मैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। सॉरी, ये माइक जो है ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसके अंदर एसिड और बेस मिल गया होगा, इसकी वजह से ये नीचे गिर रहा है। चलो अब ठीक है, प्रॉपर आ रही है सभी को। चलिए देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखें, इंग्लिश मीडियम वाले भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। चलिए अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब आप एसिड और बेस को मिलाते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, अम्ल और क्षार, यानी कि निश्चित तौर पर मैं कहूं यहाँ पर कि अम्ल का मतलब मैं एसिड मिलाऊं और क्या मिलाऊं, क्षार मिलाऊं। तो ये भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। पर यहां पर आके क्या होता है कि जब आप एक जैसा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तब अगर आप उन दोनों को मिलाओगे तब दोनों आयन यानी कि H+ आयन और OH- आयन एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और इस रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, उदासीनीकरण। तो नॉर्मल सी बात करें तो जब अम्ल जब क्षार के साथ मिलेगा तो क्या बनता है, बनता क्या है, ये ध्यान रखिए, ये बनेगा सॉरी लवण बनेगा, सॉल्ट, और प्लस में बनेगा वाटर। तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। तो इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब अम्ल और क्षार के साथ क्या मिलता है, अम्ल और क्षार मिलते हैं तो सॉल्ट और क्या बनता है, यहाँ पर जल बनता है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई बात करो इस उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगी, तो पीएच जो मान जो है वो क्या होगा, 7 होगा, 7 होगा। कब होगा, यदि ये प्रबल अम्ल है, ये क्या है, प्रबल अम्ल है, 7 होगा, और अगर ये क्या है, प्रबल क्षार है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, क्षार की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होता है, OH- आयन देना, और अम्ल की प्रॉपर्टी आप जानते हो, तब तो जान चुके होंगे, H+ देना। तो जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो H+ वाला जो आयन है OH- वाले आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। और उदासीन करने से क्या होगा, आपको पता है, पीएच स्केल जानते हो ना सभी, अगर नहीं जानते हो तो आगे पढ़ाऊंगा। तो पीएच स्केल पर उस मीडियम के अंदर जब पीएच स्केल डालेंगे तो पीएच स्केल की वैल्यू देता है 7, और जब 7 वैल्यू आ जाती है तो मीडियम कैसा होता है, उदासीन मीडियम होगा। तो जब अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट पर क्या बनता है, जल बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। एक मैं आपको बता देता हूं कि आसुत जो जल है, आसुत जल, उसका भी पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। प्योर वाटर जिसकी बात करें, आसुत जल जिसकी बात करें, उसका पीएच वैल्यू वो क्या होता है, 7 होता है। मेरे को आप याद कराना, मैंने कुछ चीजें, अम्ल जो है वो नींबू के अंदर कौन सा अम्ल, सॉरी पीएच वैल्यू क्या होती है, जठरस के अंदर पीएच वैल्यू क्या आती है, जब पीएच का मैं आपको करवाऊंगा कंसेप्ट है, तब आप थोड़ा सा ध्यान मेरे को याद करवा देना, अगर नहीं याद था तो, अदरवाइज मैं याद रखूंगा आपके लिए, ठीक है। तो पीएच करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि नींबू के अंदर कौन कितना पीएच होता है, एसिड होता है, बेस होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइनें होती है कुछ। चलिए समझ में आ गई। चलो अब मैं दूसरी बात यहाँ पर करता हूँ
कि ये तो मान लो दोनों प्रबल हुए तब पीएच वैल्यू क्या आई, 7 आई। और 7 जब आती है तो प्रकृति, इस विलयन की प्रकृति कैसी होगी, जिसमें आप बोल रहे हो तो उसकी प्रकृति होगी उदासीन। प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी, उदासीन होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, HCl क्या है, प्रबल अम्ल है, और वहीं NaOH क्या है, प्रबल क्षार है। तो आपको पता है ये वाला H प्लस देता है और Cl नेगेटिव देता है, और इधर ये वाला जो है ये Na प्लस देता है और OH क्या देता है, नेगेटिव देता है। तो निश्चित तौर पर आप जानते हो कि प्लस वाला किसके साथ जाता है, इस माइनस के साथ। तो H कितने हो गए, 2 हो गए, तो क्या बन गया, जल बन गया, ये वाटर बन गया, H2। क्लियर। अब देखो Cl नेगेटिव है और Na क्या पॉजिटिव है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। तो NaCl आप डेफिनेटली जानते होंगे ये क्या होता है, लवण होता है, सॉल्ट, और ये वाला क्या होता है, वाटर होता है। तो ये चीज आप इस इक्वेशन में भी आसानी से समझ चुके होंगे। क्लियर है। कि जब अम्ल जो है वो क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है, लवण और जल बनेगा, और इसकी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो दोनों अपने एक दूसरे के आगे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और पीएच वैल्यू क्या देगा, 7 देगा। और इस प्रकार की विलयन की प्रकृति कैसी होती है, याद रखेंगे, उदासीन होती है। चलिए दो कंसेप्ट की ओर बात करता हूं मैं। अगर मान लो सेकंड कंडीशन क्या है कि प्रबल तो अम्ल है, प्रबल क्या है, अम्ल है, और दुर्बल क्षार है। क्या है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। क्षार कैसा है, दुर्बल है। अब मेरे को कोई बताएगा कि इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बना है यहां पर, इसके अंदर पीएच जो है वो कितना होगा, पीएच 7 से ज्यादा जाएगा, 7 से कम होगा, या फिर 7 ही रहेगा। तो आप जानते हो स्ट्रॉन्ग कौन सा, वो अपना प्रभाव, आजकल दुनिया में जो ताकतवर है ना, वो ही अपना इफेक्ट दिखाता है, वो अपना प्रभाव दिखाता है। तो निश्चित तौर पर ये सुनी सुनाई बात है, और ये प्रैक्टिकली भी बात है कि जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका वही बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस, पावरफुल की कदर है। तो यहां पर पावरफुल कौन है, प्रबल है, अम्ल है, अबल है, पावरफुल। तो अम्ल है तो ये प्रभाव दिखाएगा, और इसकी नेचर क्या होती है, जैसे मान लो किसी की भौंकने की नेचर है तो वो भौंकेगा, और किसी की हंसने की नेचर है तो वो हंसेगा, किसी को जेलस करने की नेचर है तो वो जेलस करेगा। सिमिलरली अम्ल की नेचर है H प्लस देना, तो ये H प्लस क्या देगा, विलयन में ज्यादा देगा। और जब क्षार की बात करेंगे, इन दोनों को जब मिलाओगे तो क्षार वर्स नेगेटिव कम देगा, तो मतलब प्रभाव किसका ज्यादा, ये ज्यादा देगा, ये कम देगा, तो प्रभाव किसका ज्यादा हुआ, अम्ल का हुआ ना। तो अम्ल का हुआ तो वहां पर उस विलयन के अंदर किसकी मात्रा बढ़ेगी। अब आप बोल सकते हो मेरा बताने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा खुद समझदार हो कि H प्लस बढ़ेगा, H प्लस आयन निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है अम्ल, तो H प्लस की मात्रा ज्यादा होगी OH की तुलना में, इसलिए इसका जो पीएच जो है, पीएच मान जो है वो 7 से कम चला जाएगा, 7 से कम होगा। और डिपेंड करता है कि कितना अम्ल उसके अंदर मिला हुआ है, H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी। तो अगर थोड़ी कम है, थोड़ी सी ज्यादा है अम्ल की मात्रा, तो 7 के लगभग थोड़ा सा नजदीक होगा, थोड़ा सा डाउन जाएगा। अगर और ज्यादा मात्रा बढ़ती जाएगी तो 7 से लगातार कम होता जाएगा, 0 के आसपास आता जाएगा। तो H प्लस की मात्रा तो हम इसलिए बोल सकते हैं, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता कि कहां पर स्टैंड करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पदार्थ मिलाया है, वहां पर कौन सा अम्ल मिलाया है, समझ गए। तो 7 से कम होने का मतलब यहाँ पर है कि पीएच वैल्यू 7 से कम कर जाएगी, कम हो जाएगी, और इसका मतलब H प्लस आयन की मात्रा बढ़ रही है और 7 से कम होगी, तो विलयन की जो नेचर जो है उदासीन हो, उदासीन सॉरी विलयन की जो नेचर जो है, प्रकृति जिसको बोल रहा हूं, तो विलयन की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो H प्लस बढ़ रहा है, अम्ल। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट एक कंडीशन की ओर बात करूं मैं, एक कंडीशन हो रहा है ये, एक कंडीशन जिसके अंदर अब अम्ल तो क्या है, अम्ल तो क्या है, दुर्बल है, वीक, और क्षार क्या है, प्रबल क्षार है। यस सर, सही बोला आपने, ये प्रबल क्षार है और ये दुर्बल क्षार है। अब क्या होगा, याद है अपने को, जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा, और प्रभाव दिखाएगा तो यहाँ पर प्रभाव कौन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है यहाँ पर प्रभाव, यहाँ पर प्रभाव दिखाएगा क्षार, यानी OH नेगेटिव की अपनी बार ज्यादा बोलने वाला है भाई,
ये OH नेगेटिव बढ़ेगा, और OH नेगेटिव बढ़ेगा तो इसका मतलब H प्लस आयन क्या होगा, घटेगा, है ना। तो दुर्बल OH की मात्रा कम होगी, H प्लस की मात्रा कम हो जाएगी, OH की बढ़ेगी। OH क्या है, बेस है, तो बेस की मात्रा बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर आप मेरे को बोल सकते हो कि सर यहाँ पर pH जो वैल्यू है वो 7 से अब हो जाएगी, 7 से ज्यादा जाएगी, और 7 से ज्यादा जाएगी तो आप पता है कि 7 से ज्यादा जाने पर विलेन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, उस विलेन की प्रकृति हो जाएगी क्षारीय, बेसिक। बताओ कहाँ समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई ऐसी चीज जो आपको पता नहीं चल रही हो, है कोई कुछ नहीं, मन का वहम है, हम डरते हैं किसी भी चीज से, अलग अलग चीजों से पढ़कर चले जाते हैं, कभी किसी का YouTube चैनल खोल के देख लिया, कभी किसी का YouTube चैनल खोल के देख लिया, वो कुछ अलग तरीके से बता रहा है, वहां कुछ अलग तरीके से बताया जा रहा है, कंसेप्ट तो सेम रहने वाला है, अब अमल को कोई शार्प तो नहीं कर सकता, कंसेप्ट सेम है, पर हमारे अलग अलग टीचरों का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और वही हम मार खा जाते हैं, है ना। अलग अलग चीजें जब तक देखते रहोगे तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर तब होगा जब आप किसी ऐसे पर्टिकुलर टीचर से पढ़ोगे, जब आपको ऐसे लगे, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट क्रिएट करवाए, तब आपको जाके समझ में आए, ठीक है। तो अपनी तैयारी को अपने फ्यूचर के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आपको जहां से बेटर लगे आप वहां से करो, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं, तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, अदरवाइज अपन आगे की तरफ रख लेंगे। चलेगा, चलिए अब बात करते हैं pH की। pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, pH। देखिए pH, अब pH का मतलब क्या है, यहां पर अब आपको बता देता हूं। pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पर मैं बात करूं pH स्केल की, pH स्केल, ये pH स्केल किसने बनाया था, सोरेनसन ने बनाया था। किसने बनाया था, सोरेनसन ने बनाया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने pH स्केल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, pH स्केल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, पता, सोरेनसन वैज्ञानिक ने pH स्केल बनाया कि भाई साहब हम लेकर के ऐसे लेंगे, भाई आप पानी को मापते हो, लीटर में मापते हो, भाई साहब तो द्रव्यमान को आप किलो में मापते हो, तो हम भी मापेंगे, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, हम भी मापेंगे, हम कोई कम थोड़ी है। तो सोरेनसन भाई साहब ने उठा करके pH स्केल बना दिया, और उसमें बोला कि आयो 1 से लेकर के 14 बनाएंगे, 1 से लेकर के 3 सभी की होती है, 1 से लेकर 3 या 10 तक तो सभी बोलते हैं, भाई साहब हम सभी से आगे जाएंगे, 1 से लेकर के 14 बनाएंगे, है ना। तो इन्होंने pH स्केल जो बनाया, वहां पर मिनिमम वैल्यू रखी 0 और मैक्सिमम वैल्यू pH स्केल की रखी 14। कितनी रखी, 14 रखी। तो चलिए तो बात करता हूँ यहाँ पर। देखिए आवाज के ऊपर आगे की नहीं आ रही, वो देख लो, यहाँ पर कोई टेक्निकल टीम नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ ओनली वही इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो टेक्निकल टीम होती तो वो देख लेते, वो बता भी देते, है ना। तो थोड़ा सा देख लेना, अगर आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है तो देख लो, चेक कर लो। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर pH स्केल की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान जो है, न्यूनतम मान की बात करें, न्यूनतम मान, तो pH स्केल का न्यूनतम मान जो है वो क्या होता है, 0 होता है। और अगर मैक्सिमम मान की बात करें, अधिकतम मान जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान वो कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14, 14। क्लियर है। तो 0 से लेकर के 14 तक इसमें नंबरिंग होती है, इसके मान होते हैं, और एक मिडिल में एक मान होता है, इसका नाम है 7। ये मध्य बिंदु है pH स्केल का। क्लियर है बात क्या। चलिए, तो pH स्केल का निर्माण क्या है, pH क्यों बनाया गया, pH स्केल क्यों बनाया गया, किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए, इसके अंदर किसी भी विलयन में इसकी H+ आयन की सांद्रता मापने के लिए, H+ आयन की सांद्रता मापने के लिए, याद है, H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया, इसलिए एक स्केल बनाया गया सोरेनसन के द्वारा, एक स्केल बनाया
गया, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। किसने बनाया था? सोरेनसन ने बनाया था। और क्या मापता है? H प्लस आयन की सांद्रता। क्या करके H प्लस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके नाम में ही पता चल रहा है, बोल रहा है या खुद बोल रहा है, और H प्लस आयन की सांद्रता मापेगा। कैसे? नाम में आ गया, चलो दिखाते हैं आपको। नाम क्या है? पीएच। देखो P का मतलब क्या है? P एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन लैंग्वेज का शब्द है, और P का मतलब होता है पुषांश। P का जो मतलब है वो क्या होता है? पुषांश। और जर्मन भाषा में पुषांश को बोलते हैं पावर, शक्ति। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, पावर। तो पीएच क्या है? यहां पर पीएच स्केल की बात होगी। पीएच क्या है? पीएच का मतलब है कि पावर, पी का मतलब होता है पावर, यानी कि पुषांश, और पुषांश का मतलब क्या होता है? पावर। और पुषांश कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? जर्मन लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है, चलिए अब बात करें। H और लिखा हुआ है साहब, यहां पर H और लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है H प्लस आयन की बात कर रहा है, H प्लस आयन की बात कर रहा है। तो किसकी पावर? H प्लस आयन की, हाइड्रोजन आयन की जो पावर है, शक्ति जो है किसी भी विलयन में, वही pH होता है। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड pH। समझ में आ रही बात? कि किसी भी विलयन के अंदर, मैं अगर लिखूं किसी विलयन में, किसी विलयन में, किसी विलयन में H प्लस आयन की, H प्लस आयन की सांद्रता या शक्ति, सांद्रता या शक्ति मान सकते हैं, वही क्या है? pH है। वही क्या है? pH। अब एक डेफिनेशन बोल आती है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम pH कहलाता है। सही बात है। पर नॉर्मल सी बात करें, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम pH कहलाता है। डेफिनेशन देखो, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम, pH कहलाता है, pH कहलाता है। तो थोड़ा सा याद रखें, जब लोगरिथम का नाम आ जाए तो ध्यान रखना pH ही है, क्योंकि एग्जाम में इतना कुछ नहीं पूछेगा आपसे। तो थोड़ा सा याद रखें कि किसी विलयन में H प्लस आयन की जो पावर है, शक्ति जो है, वो ज्ञात करना ही pH कहलाता है। समझ में आ चुकी है? कैसे सर H प्लस की बात क्यों हो रही है यहाँ पर, OH नेगेटिव की बात क्यों नहीं की जा रही? देखिए H प्लस की बात इसलिए हो रही है कि मान लो किसी विलयन में H प्लस आयन की जो सांद्रता जो है वो क्या है? ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर आपको मैंने पीछे भी बताया था कि जब H प्लस ज्यादा है तो विलयन कैसा होगा? डेफिनेटली यू आर राइट, अम्लीय होगा। H प्लस बढ़ेगी तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। अगर विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा दिखा रहा है पीएच स्केल, तो इसका मतलब अम्लीय है वो विलयन कैसा है? अम्लीय। तो वही मैं बात करूं इसी को उठा करके कि जब विलयन में H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो क्या है? कम है। सांद्रता क्या है? कम। H प्लस की जो सांद्रता है वो क्या है? कम है, मिनिमम है। कम क्या है? H प्लस कम है। इसका मतलब अम्लीय की तरफ नहीं बढ़ेगा, किसकी तरफ बढ़ेगा? क्षार की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे कम होता जाएगा विलयन की नेचर कैसी होती जाएगी? क्षारीय। वैसे तो डिपेंड किस पर कर रहा है? H प्लस पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो विलयन अम्लीय है, और इसकी मात्रा कम है तो विलयन कैसा है? क्षारीय है। यही तो pH है, यही तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है, pH। इसका निर्माण सोरेनसन ने किया था, ऐसे ही नहीं किया, कुछ सोच के बताया कि H प्लस आयन की सांद्रता। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 14। इसकी मिडिल वैल्यू कितनी होती है? 7। ये है। यहां बढ़े, इधर वाली साइड आ जाओ। अगर pH का मान 7 आता है
पीएच की वैल्यू क्या आती है 7 आती है, तो विलेन की नेचर कैसी होगी, सॉरी उदासीन होगी। कैसी होगी, उदासीन, न्यूट्रल होगा। और यहाँ पर आकर के H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन, इन दोनों की जो मात्रा जो है वो समान रहेगी, सिमिलर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देंगे। क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। पीएच की वैल्यू जब 7 आती है तो वहां पर H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन की मात्रा जो है, क्वांटिटी ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन सिमिलर हो जाती है, समान हो जाती है। तो ना तो H प्लस की मात्रा बढ़ेगी तो ना OH नेगेटिव भी बढ़ेगी। तो जब दो पावरफुल व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो जीतता कोई नहीं है वैसा। एक जैसी स्ट्रॉन्ग पावर वाले लड़ेंगे तो जीतेगा कोई नहीं, है ना। सिर्फ भले ही फोड़ देंगे वो एक दूसरे का, जीतेगा क्योंकि पावर दोनों तरफ से सेम है, सिमिलर पावर है। तो सिमिलर पावर की वजह से H प्लस और OH नेगेटिव की जो मात्रा है वो समान रहती है। कब, जब pH की वैल्यू उस विलियन में, किसी विलियन के अंदर pH का मान 7 आता है, इसका मतलब उस विलियन में H प्लस और OH नेगेटिव आयन की मात्रा समान है। और वो विलियन कैसे नेचर का होगा, उदासीन, ना तो अम्लीय होगा ना ही वो क्षारीय होगा। जैसे ही pH की वैल्यू आती है 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, इधर की तरफ बढ़ेगी, 7 से कम होगी, तो विलियन की नेचर कैसी होगी, डेफिनेटली जानते हो आप, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप, कैसी होगी, अम्लीय होगी। अम्लीयता 0 की तरफ आने से बढ़ती है। विलियन अम्लीय होगा जब pH का मान 7 से क्या होगा, कम होगा, विलियन अम्लीय होगा। और वही बात करूं pH से ज्यादा, 7 से ज्यादा जाएगी तो विलियन कैसा होगा, क्षारीय। विलियन कैसा होगा, क्षारीय। कैसा होगा विलियन, क्षारीय होगा। क्षारीय का मतलब समझ चुके होंगे आप, क्षारीय का मतलब जिसके अंदर H प्लस की मात्रा कम हो जाएगी। H प्लस की मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी, H प्लस की मात्रा कम हो जाएगी, और अम्लीय के अंदर H प्लस की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बताओ कहां समस्या आ रही है। pH का मान 7, उदासीन, pH का मान 7 से कम, अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, pH का मान 7 से ज्यादा, यानी कि क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। और क्यों बढ़ रही है आपको बता दें, मैंने H प्लस पर डिपेंड कर रहा है। बताइए कहां समस्या है। तो pH का मतलब क्या है, pH स्केल क्या है, कि ऐसा स्केल जो किसी विलियन की क्या वहां पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापते, वो स्केल कौन सा कहलाता है, pH स्केल। और pH स्केल के अंदर P का मतलब जर्मन भाषा के शब्द कोशांश से लिया गया, इसका मतलब होता है पावर, शक्ति, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, शक्ति जो है, वही pH कहलाती है। और pH स्केल के अंदर मिनिमम नंबर 0 और मैक्सिमम नंबर 14, मिडिल का नंबर होता है 7। जब 14 पर आती है तो प्रबल क्षार होता है। जब 14 के आसपास वैल्यू आती है तो क्या होगा, विलियन प्रबल क्षारीय होगा। प्रबल क्षार की नेचर बढ़ती है 14 के आसपास, और इधर अगर 0 के आसपास आने लग गए तो प्रबल अम्ल होगा। तो 0 के पास की जो वैल्यू है किसी विलियन की, तो उसका मतलब वो प्रबल अम्लीय है। जितना ज्यादा कम होगा 7 से 1 विलियन की प्रकृति, उतनी ही ज्यादा अम्लीय होगी। और जैसे जैसे 7 से जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी, विलियन की क्षारीय प्रकृति भी बढ़ती जाएगी। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी 14 तक। 14 सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 14 होती है उसकी वैल्यू, सबसे ज्यादा प्रबल क्षार है। और इधर की बात करें तो 0 के ऊपर आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल की बात करें, HCl वगैरह की 0 के आसपास होती है। समझ में आगे हो, चलिए देखो, रटने की जरूरत नहीं है, रटने का तो कंसेप्ट ही नहीं है हमारे पास, रटने की तो कोई बात ही नहीं है। आप रटने के फोकस पर ध्यान बस समझते जाओ, चिन्ह, ठीक है। चले अब आपको कुछ एक pH के मान में बता देता हूं कि किसके अंदर कौन सी pH की वैल्यू होती है। ये बात को जठर रस, तो ये आपके लिए डाटा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का डाटा है, घूमने की कहीं जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का डाटा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और एनसीईआरटी का डाटा ही वहां पर फॉलो होगा। आप किसी भी गाइड में पढ़ लो, दूसरी गाइड में पढ़ लोगे, वहां पर डाटा कुछ और लिखा होगा तो वो आपका मान्य नहीं होगा। एनसीईआरटी सफिशिएंट बुक है, ठीक है। ऑथेंटिक्स बुक्स में अपने आप में ऑथेंटिक्स बुक्स होती है, ठीक है। तो ये चीज आप ज्यादा प्रेफर करें तो बेहतर होगा। चलिए, तो गैस्ट्रिक जूस का एनसीईआरटी बता रही है, जठर रस, जो अमाशय के अंदर जो जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूस इसको बोलते हैं। इसकी जो pH वैल्यू होती है, pH जो है इसका होता है 1.2। कितना होता है, 1.2 होता है। कितना होता है, 1.2 होता है।
मेरे साथ याद करेंगे 1.2 1 2 1 2 1 2। जठरस में क्या होता है 1 2 1 2। अब खाना खाते हो, एक बार खाना खाया, दोबारा खाना खाया, एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा खाते हो, ऐसे ही वो जाता कहां पर है? स्टमक, अमाशय में, और अमाशय में जठरस निकलता है। तो जठरस की एक के बाद एक खाना खाते हो, एक के बाद एक खाना खाते हो, याद रख लोगे जठरस में 1 और 2 यानी 1.2 1.2। अब बताओ कोई समस्या? 1 पॉइंट क्या होगी? 2 होगी, 1.2। क्लियर? चलो, नींबू का रस, इसका नाम लेमन जूस, नींबू का रस। अब नींबू के रस की पीएच वैल्यू जो है वो कितनी होगी? ध्यान से सुनना। पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस इज 2.2। आप याद कैसे रखोगे? सर मुझे तो याद नहीं होता। अब आज की मैं बात नहीं करूंगा कि आप बोलोगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, इतने रुपए के इतने नींबू थोड़ी रहते हैं, है ना? तो थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद कैसे रखना है। 2.2 इसकी पीएच वैल्यू होती है। 2 रुपए में 2 नींबू, 1 रुपए का 1 नींबू, इसका मतलब 2 रुपए में 2 नींबू। याद रख लोगे ना? पहले 2 रुपए में 2 नींबू मिलते थे, आजकल नहीं मिलते, तो थोड़ा सा इसको कोऑपरेट करके याद रख लेना। तो 2.2 इसका मान होता है। किसका? इसका होता है नींबू का, लेमन जूस जो 2.2 होता है। वही आपको मैंने बता दिया है कि जो अशुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल की अगर मैं बात करूं, शुद्ध जल, प्योर वाटर, शुद्ध जल, तो दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच मान जो है वो याद रखिए कितना होता है। इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7। शुद्ध जल हमेशा उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति। ठीक है? अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक चीज मेरे याद आ रही है। एनसीईआरटी देखो, संतरे के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल भी आप बोल सकते हो, ये मेरे याद आ गया अभी था, एस्कॉर्बिक अम्ल। संतरे के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल भी है, और एक नाम और याद रखें, सिट्रिक अम्ल। घबराने की जरूरत नहीं है, संतरे के अंदर सिट्रिक और एस्कॉर्बिक दोनों है, तो याद रखेंगे सिट्रिक आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यार आज इस माइक को अम्ल की वजह से क्या समस्या है नहीं पता नहीं, बार बार गिर रहा है, चलो कोई बात नहीं, है ना? तो याद रखेंगे हमारा जो, क्या मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, संतरा जो है वहां पर एस्कॉर्बिक और सिट्रिक दोनों में से सही होगा। एनसीईआरटी ने यहाँ पर सिट्रिक एसिड दिया है। संतरे के अंदर कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक एसिड। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, दोनों को ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी चीजें जो आती है ना रिकॉल होती है, तो मैं बता देता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, मेरा मकसद यही है। चलिए ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। वही आ जाइए रक्त के अंदर, ब्लड की बात करूँ, ब्लड का, ये तो सभी जानते होंगे ना, रक्त की बात करूँ, ब्लड की, तो ब्लड का देखो पीएच मान जो है, ब्लड का क्या होता है? ठीक है, अब जल का, शुद्ध जल का पीएच मान क्या करोगे? जैसे वर्षा जल है तो वो वर्षा जल का कई बार तो देखो अम्लीय वर्षा होती है, ये मैं नहीं बता सकता, आप प्योर वाटर ही याद रखो, है ना? फिर कहोगे सर अम्लीय वर्षा होती है इसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। प्योर वाटर जो होता है ना, प्योरिफाइड वाटर जो होता है वो उसका पीएच वैल्यू 7। चलिए मैं रक्त की बात करूं तो रक्त की जो पीएच वैल्यू जो है, पीएच मान जो है ये होता है 7.2। 7.2। देखो सेवन पर उदासीन, वो सेवन से बढ़ते ही क्षारीय प्रकृति आ जाती है। थोड़ा सा आगे ना, थोड़ा सा 0.2 का ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्षारीय। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ इसको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो कितनी होती है याद रखेंगे? 7.2 होती है। कितनी होती है? 7.2 होती है। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो याद रखेंगे कि जो आपका शुद्ध जल जो है उसका और रक्त का पीएच वैल्यू क्या होती है। उसके बाद में मैं बात करूं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो केमिकल नेम जो है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? क्लियर है ना? घबराओ मत, इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिख देता हूं, MgOH2, MgOH2। बताइए कोई समस्या नहीं है?
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। और इसका जो pH वैल्यू जो है, pH वैल्यू होती है 10। क्या होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है, 10/10 फिक्स है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। जब आप दूध पीते हो, मिल्क का नाम है दूध, दूध नाम है मिल्क ऑफ, दूध है ना। तो दूध, मिल्क का जब नाम आए तो दूध, और दूध के अंदर आप कितना नंबर दोगे? 10 में से कितने नंबर दोगे? बिल्कुल आप 10 में से 10 दोगे, क्योंकि दूध सभी भोजन का राजा है। दूध में सारे पोषक तत्व प्रेजेंट है ना। तो इसलिए मिल्क को थोड़ा सा इसको देख करके, मिल्क देख करके आप 10 नंबर दे दें। याद रखने की थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। मिल्क सभी पोषक तत्वों का भरपूर उसके अंदर सोर्स है, पूरा सोर्स है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, इसको कितना नंबर दोगे? 10। ठीक है, चलिए। तो दो चीजें आपने देख ली, आगे एक चीज और मैं बता देता हूं। अगर आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में देख लिया तो एक चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहां लिखूं मैं? कहां लिखूं? जगह नहीं है, चलिए यहां लिख देता हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है pH वैल्यू पूरा पूरा 40, यानी कि प्रबल क्षार होता है। ये कैसा होता है? प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, pH वैल्यू 40। अब इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाला। बाकी pH वैल्यू गाइड कुछ भी बताए, आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आएगा वो यहीं से आएगा। अगर pH वैल्यू किसी ने पूछ लिया, ध्यान रख लेंगे। चलिए, तो जठररस के अंदर pH वैल्यू, जठररस क्या होगा? आप एक के बाद एक खाना खाते जाओगे, एक के बाद खाना खाओगे, इसका मतलब 1 और 2, 1 और 2। और इसी प्रकार से नींबू का रस 2 रुपए में 2 नींबू, यानी 2.2। शुद्ध जल क्या होता है? प्रॉपर होता है, शुद्ध होता है, ना तो वो सेवन से ज्यादा बढ़ रहा है, ना सेवन से कम बढ़ रहा है। इसका मतलब शुद्ध जल जो है वो साफ ही होगा, उदासी नेचर का। रक्त की बात करें तो रक्त से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 7.2 होगा हल्का क्षारीय। और मिल्क की बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क को नंबर कितने दोगे? 10, तो इसका pH वैल्यू 10। उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं मैं, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसकी pH वैल्यू होगी 40 पूरे के पूरे, यानी कि प्रबल क्षार होगा, क्योंकि 7 से ज्यादा बढ़ेगी। तो पूरा pH स्केल जो है, जो सोलेंसन ने बनाया, ये तो इसके पूरे लिमिट तक जा रहा है, 14 नंबर तक जा रहा है। इसका मतलब प्रबल है क्षार। समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें जो है बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। और इसके आगे अगर pH की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं pH के बारे में भी, है ना। थोड़ा सा मैं टाइम देख लेता हूं, कितने लंबी क्लास हो गई होगी, चेक कर लेता हूं। चलिए, तो बात करते हैं। यहां से हमने लगभग, टाइम तो काफी हो गया है, ठीक है। तो इतने आपको जहां तक आपको करवाया गया है, आपको सफिशिएंट है, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आराम से चिल मार के पढ़ना। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप अपने उन दोस्तों के पास जरूर वीडियो शेयर करना जो पढ़ने के वास्तव में इच्छुक है। वहां पर मैं ये बोल दूं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई नहीं करने वाला, मांगने से भीख नहीं देता यार आजकल, लाइक सब्सक्राइब कहां से दे देते। अगर आपको लगता है कि वास्तव में जो कंटेंट यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में, आपके जहन में थोड़ा सा भी टिक कर रहा है, तो आप उन दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर कर दें जो ज्ञान आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिससे उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। ठीक है, मेरा मकसद आपसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं है। मेरा मेन जो मकसद है वो आपको ये कंटेंट प्रोसीड करना है, जो जहां पर बहुत सारी बुक्स, बड़ी बड़ी ग्रंथें उठा करके इतना इतना मैटर डाल देते हैं कि कुछ है ना, रीट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मैटर करवा देते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों 10th 9th 11th कहाँ 11th या 12th आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना, आपको सेकंड ग्रेड टीचर बनना है। हमें रीड चाहिए मेरे साथ, हमें वही रास्ता चाहिए जहाँ तक सफलता आसानी से मिल सके। तो इतना सफिशिएंट है, एनसीईआरटी पागल थोड़ी है यार। लेवल 8th क्लास तक का लेवल है अगर बात करें रीड का, पर हम 10th तक पढ़ेंगे, हम उससे 2 कदम आगे तक जाएंगे। और 2 कदम आगे मेरे साथ चलोगे तो निश्चित तौर पर आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं करवा रहा हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, आप मुझसे छोटे हो, आप मुझसे बड़े हो, एक छोटे भाई के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर आपको यही गाइड करूँगा कि आप ज़्यादा देखने ना जाएं, क्योंकि सिलेबस को देखते हुए और आपकी पोस्ट को देखते हुए ये मैटर सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है।
बस इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आप सभी से विदा होता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कल आपके सामने होगी। सारा का सारा करूँगा, मैं कोशिश करूँगा पूरा पूरा जो ऐसी बेस जो है पूरा कल की क्लास में कंप्लीट कर दूँ। हो सका तो 2 क्लास भी मैं लूँगा, जिससे आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर हो जाए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, चिल करेंगे।